जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज गगनदीप एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल नेम प्राउड एनसीसी। जैसा कि आपको पता है कि एनसीसी के एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि जब आप 2026 का यानी कि 2026 का एग्जाम देने जाएंगे तो इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज वहां पे देखने को मिलेंगे। और इसके साथ ही इसी वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप इसकी पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप इसकी जल्दी से रिवीजन कर पाए और सभी क्वेश्चंस आपको याद हो जाएं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आता है वेपन ट्रेनिंग यानी कि हथियार प्रशिक्षण वाले टॉपिक से। व्हाट इज द मैगजीन कैपेसिटी ऑफ .22 डिलक्स राइफल। .22 डिलक्स राइफल की मैगजीन क्षमता कितनी होती है। .22 डिलक्स राइफल की जो मैगजीन क्षमता होती है वो होती है 5 राउंड। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि .22 डिलक्स राइफल का कैलिबर कितना होता है तो वो होता है 0.22 इंच। ये बात आपको याद रखनी है। इसके साथ में .22 डिलक्स राइफल का जो नॉर्मल रेट ऑफ फायर होता है, सामान्य रेट ऑफ फायर, वो होता है 5 राउंड प्रति मिनट, 1 मिनट के अंदर 5 राउंड। लेकिन अगर रैपिड रेट ऑफ फायर पूछा जाता है, रैपिड रेट ऑफ फायर, तो वो 10 से 15 राउंड प्रति मिनट होता है। आपको ये क्वेश्चन भी साथ के साथ ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टाइप ऑफ बुलेट यूज्ड। गोली के प्रकार कौन कौन से होते हैं, या फिर इस तरीके से पूछा जा सकता है कि गोली किससे बनी होती है, तो गोली लेड या कॉपर से बनी होती है। ये मेन एलिमेंट होते हैं, बाकी चीजें भी होती हैं लेकिन लेड वाली है या कॉपर वाली, इस तरीके से गोली को आइडेंटिफाई किया जाता है। ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन इज ए राइफल कंसीडर्ड लोडेड। एक राइफल को लोडेड कब कहेंगे हम, कब कहेंगे कि ये वाली राइफल जो है वो लोडेड है। हम जब कहेंगे जब व्हेन ए राउंड इज इन दी चैम्बर, जब चैम्बर के अंदर एक राउंड होता है तब हम कहेंगे कि ये राइफल जो है वो क्या है, लोडेड है। क्वेश्चन नंबर 4, 5.56 mm इंसास राइफल इज मेड इन विच कंट्री। 5.56 mm जो इंसास राइफल है वो किस देश की बनी है। तो सबसे पहले तो आपको इंसास की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इंसास की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, ये जो है इंसास की फुल फॉर्म होती है। तो अब आपको इसके नाम से ही पता चल गया होगा कि ये किस देश की बनी है। तो ये इंडियन राइफल है, तो इसका मतलब ये इंडिया यानी कि भारत देश में बनी है। इसके साथ में अगर 5.56 mm इंसास राइफल का कैलिबर आपसे पूछा जाता है तो ये जो आगे लिखा होता है यही कैलिबर होता है, यानी कि 5.56 mm इंसास राइफल का क्या होता है, कैलिबर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखने हैं। और मेरा यही तरीका है कि मैं साथ वाले क्वेश्चन भी बताऊं ताकि इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। अब की बार अगर ये पूछा गया है कि इंसास राइफल किस देश की बनी है तो अगली बार ये पूछा जा सकता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है या फिर इसका कैलिबर कितना है। तो इस तरीके से आप अच्छे से एग्जाम में ए ग्रेड ले पाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट दी बोर ऑफ .22 राइफल। .22 राइफल का बोर कितना होता है, उसका कैलिबर कितना होता है, उसका कुतर कितना होता है, सभी का एक ही आंसर होता है और उसका आंसर है .22 इंच होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर वो है नेशनल इंटीग्रेशन और अवेयरनेस यानी कि राष्ट्रीय एकता से रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। राष्ट्रीय एकता का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो राष्ट्रीय एकता का जो प्राथमिक लक्ष्य है वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, या फिर अनेकता में एकता, आप ऐसे भी कह सकते हैं, अनेकता में एकता। ये हमारा प्राइमरी गोल है नेशनल इंटीग्रेशन का, राष्ट्रीय एकता का, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द रोल ऑफ इंटर रिलीजियस डायलॉग इन प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में अंतर धार्मिक संवाद की क्या भूमिका है। इसकी क्या भूमिका है, अंतर धार्मिक संवाद यानी कि अलग अलग रिलीजन के लोग आपस में बैठ के बातें करें, तो उससे होता है प्रमोटिंग अंडरस्टैंडिंग एंड टॉलरेंस बिटवीन द डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज। विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच समझ और सहिष्णुता को बढ़ावा देना, ये जो इंटर रिलीजन या इंटर रिलीजियस डायलॉग होते हैं उनका फायदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, द कंसेप्ट ऑफ भारत माता, आवर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम एंड नेशनल एंथम जन गण मन क्लियरली रिप्रेजेंट इंडिया एज विच कंट्री। भारत माता की अवधारणा, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रगान जन गण मन स्पष्ट रूप से भारत को एक किस इकाई के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो पॉलिटिकल बिल्कुल सही है, रिपब्लिक भी सही है, जियोग्राफिक भी सही है, तो ऑल ऑफ दी अबो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ में जो राष्ट्रगान जन गण मन है वो किन्होंने लिखा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, तो वो लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमारा राष्ट्रगान लिखा है। लेकिन अगर हम राष्ट्रीय गीत की बात करते हैं तो वो है वंदे मातरम और वो लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने।
किन्होंने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ये साथ के साथ आपको क्वेश्चंस याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ वेदास? वेदों की क्या भाषा है, या वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? तो वेद जो लिखे गए हैं वो लिखे गए हैं संस्कृत भाषा में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आपको ये बताना है कि वेदों की संख्या कितनी है और वेद कौन कौन से हैं। वेदों की संख्या यानी कि कुल वेद कितने हैं और वे कौन कौन से हैं, उनके नाम भी आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दी स्टेज ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्शन? सूचना संग्रह के चरण क्या है? तो सबसे पहले कंपाइल करना यानी कि संकलित करना, कोलेट करना, मिलान करना और फिर उनके ऊपर एक्ट करना ऑन द इंटेलिजेंस रिसीव्ड फ्रॉम द वेरियस एजेंसी। विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करना। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबो जो है वो सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, ये लीडरशिप और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मिला के ये सिर्फ एक टॉपिक आपके एग्जाम में 80 से 90 नंबर का आएगा। लीडरशिप और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यानी कि 350 नंबर के पेपर में 80 से 90 नंबर का जो क्वेश्चन आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से आएंगे। और इसके लिए मैंने 100 MCQ की एक स्पेशल वीडियो बनाई है, ठीक है। तो आप सर्च कर सकते हैं लीडरशिप बाय प्राउड एनसीसी, वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी और फिर आपके ये 80 से 90 नंबर जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला क्योंकि उसमें 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं और वो समझाया गया अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 11 है राइट द फुल फॉर्म ऑफ एनजीओ। एनजीओ की फुल फॉर्म लिखे यहाँ पे। तो एनजीओ की फुल फॉर्म होती है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन, एनजीओ। व्हाट इज द मेन यूजेज ऑफ लीडरशिप? नेतृत्व के मुख्य उपयोग क्या हैं? तो नेतृत्व में बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जगाना, बूस्टिंग मोरल, हौसला बढ़ाना, एनकरेजिंग एम्प्लॉय, कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे इनमें से सभी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 राइट द फुल फॉर्म ऑफ वाईईपी। वाईईपी की फुल फॉर्म लिखे। तो वाईईपी की फुल फॉर्म होती है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, ऑप्शन बी यहां पे सही जवाब हो जाएगा, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। क्या आपको पता है कि वाईपी के अंदर जो थर्ड ईयर के एनसीसी कैडेट होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, और इसी वजह से मैं जब आरडीसी में था तो मैं वाईपी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। क्योंकि जब आप थर्ड ईयर में होते हैं तो जब तक वाईईपी जाने का टाइम आता है तब तक आप एनसीसी से बाहर हो चुके होते हैं, और जब आप एनसीसी से बाहर हो गए हैं तो आप वाईपी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इसीलिए ओनली फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के कैडेट्स को ही वाईपी में जाने का मौका मिलता है या इसके सिलेक्शन में जाने का मौका मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओबेइंग ऑर्डर यूजिंग वंस ओन कंसाइंस इज कॉल्ड। अपने विवेक द्वारा आदेश का पालन करने को क्या कहते हैं? तो अपने विवेक द्वारा आदेशों के पालन करने को बोलते हैं ड्यूटी, कर्तव्य। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 वेयर इज द सुप्रीम कोर्ट लोकेटेड। सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को कई बार एपेक्स कोर्ट भी बोला जाता है, एपेक्स क्योंकि ये सबसे ऊपर का कोर्ट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो दिल्ली के अंदर है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टेट लेवल पे जो कोर्ट होते हैं उनको हाई कोर्ट बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट एक ही होता है जो कि न्यू दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है। क्या आप इस समय पर हमारे सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है उनका नाम बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। विच इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। संचार का सबसे पुराना रूप कौन सा है? तो अगर इन दिए गए ऑप्शंस में से हम देखते हैं तो स्पीच यानी कि जो बोल के बताना या भाषण दे के कम्युनिकेट करना, ये संचार का सबसे पुराना रूप है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17 बायोग्राफी एंड हिस्टोरिकल स्टोरीज आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट। जीवनी, ऐतिहासिक कहानियां जो होती हैं वो किस चीज का उदाहरण है? तो वो है नैरेटिव ऐसे का उदाहरण। ऑप्शन बी नैरेटिव ऐसे, नैरेट करके बताना, बोल के बताना। क्वेश्चन नंबर 18 द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग वन सेल्फ एंड इन्फ्लुएंसिंग अदर्स टू अचीव गोल इज कॉल्ड। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्वयं को शामिल करने तथा दूसरे को प्रभावित करने की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? यही तो डेफिनेशन होती है लीडरशिप की, और उसे ही लीडर कहते हैं। जो लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्वयं को शामिल करे और दूसरों को प्रभावित करे उसे हम नेता यानी कि लीडर बोलते हैं, और इस प्रोसेस को लीडरशिप बोला जाता है, लीडरशिप बोला जाएगा। और लीडरशिप जो होती है वो 3 तरह की होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 अकॉर्डिंग टू अवर लेट फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ व्हाट इज द मोस्ट बेसिक क्वालिटी ए लीडर शुड हैव। हमारे दिवंगत फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के अनुसार एक नेता में सबसे बुनियादी गुण कौन सा होना चाहिए? तो लीडरशिप सैम मानेकशॉ के अनुसार जो नेता में सबसे बुनियादी गुण होना चाहिए वो होती है प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि व्यवसायिक ज्ञान।
और जो कोई भी सीख के नहीं आ सकता उसे, मतलब माँ बाप के थ्रू नहीं सीख सकता, उसे खुद से सीखना पड़ता है, प्रोफेशनल नॉलेज को उसे गेन करना पड़ता है, उसे ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं। ये कहना था हमारे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ जी को। फील्ड मार्शल जो हैं सैम मानेकशॉ जी, उन्हें सैम बहादुर के नाम से भी जाना जाता है, सैम बहादुर के नाम से भी जाना जाता है। और 1971 का जो भारत पाकिस्तान बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसमें जो आर्मी के चीफ थे वो जनरल सैम मानेकशॉ थे। ये बात भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज सीवी स्टैंड फॉर? सीवी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सीवी की फुल फॉर्म होती है करिकुलम विटे या फिर यहाँ पे बायोडाटा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये वो ही होता है जिसको रेज्यूमे भी बोल देते हैं बेटा, रेज्यूमे बोलते हैं कई बार इसको, जब हम जॉब वगैरह के लिए जाते हैं अप्लाई करने के लिए तो वहाँ पे रेज्यूमे मांगा जाता है, उसे ही सीवी बोलते हैं, उसे ही बायोडाटा बोलते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, डेमोक्रेटिक स्टाइल इज ए टाइप ऑफ व्हाट? डेमोक्रेटिक जो स्टाइल होता है वो किसका एक प्रकार है? तो वो लीडरशिप का एक प्रकार है। मैं तीनों तरह की लीडरशिप आपको बता देता हूँ। लीडरशिप तीन तरह की होती है। एक होती है ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक को हम हिंदी के अंदर बोलते हैं तानाशाही भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और दूसरा होता है डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब हिंदी में हम बोलेंगे लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक को हिंदी में हम बोलते हैं लोकतांत्रिक। और थर्ड हमारा जो होता है ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेस इज फेयर, इसकी स्पेलिंग थोड़ी आपको देखनी पड़ेगी, बाकी लेस इज फेयर। अब इन तीनों में क्या मतलब होता है? ऑटोक्रेटिक जो होती है तानाशाही, उसमें लीडर किसी की नहीं सुनता, उसको लगता है कि मुझे ही सब कुछ पता है और वो डिसीजन लेता है। डेमोक्रेटिक में जो लीडर होता है वो अपने सबॉर्डिनेट के साथ विचार विमर्श करता है और बाद में डिसीजन लेता है। और लेस इज फेयर में जो लीडर होता है वो कहता है कि आपको जैसा मन करे वैसे कर लो, लीडर पार्टिसिपेट ही नहीं करता चीज़ों में। तो ये तीन तरह की जो है वो लीडरशिप होती हैं, ये बात आपको याद रखनी है। और लीडरशिप का एक टाइप होता है डेमोक्रेटिक। क्वेश्चन नंबर 22, पैट्रियोटिज्म इज डिफाइंड एज लव फॉर व्हाट? देशभक्ति उसे कहते हैं जो अपने किस को प्यार करता है? तो पैट्रियोटिक में हम अपने देश से प्यार करते हैं, तो कंट्री फर्स्ट, देश को प्यार करना पैट्रियोटिज्म कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23, करेक्टेड टाइप ऑफ एटीट्यूड आर? मनोवृत्ति के सही प्रकार कौन कौन से हैं? तो मनोवृत्ति पॉजिटिव एटीट्यूड भी होता है, रिबेलियस एटीट्यूड भी होता है, न्यूट्रल एटीट्यूड भी होता है। तो ये सभी टाइप ऑफ एटीट्यूड है। भाई किसी की मनोवृत्ति कैसी होती है, किसी की कैसी होती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा वो 23 का डी बनेगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबो। एसेंशियल थिंग फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आर? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जरूरी बातें कौन कौन सी हैं? तो अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए, गुड एजुकेशन। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास कितनी अच्छी शिक्षा, आप अगर बता नहीं सकते बोल के कि आपको क्या आता है, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा। और अवेयर पर्सनैलिटी, जागरूक व्यक्तित्व होना चाहिए। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 25, सोशल एटिकेट टीचेज अस टू बिहेव वेयर? सामाजिक शिष्टाचार हमें व्यवहार करने के लिए सिखाता है। तो कहाँ पे व्यवहार करने के लिए? सोशल आ गया तो सोशल मतलब सोसाइटी, ऑप्शन डी सही जवाब है यहाँ पे। हु गेव द फेमस स्लोगन गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये मशहूर नारा किन्होंने दिया था? तो ये जो मशहूर नारा दिया था, ये दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। महात्मा गांधी जी ने जो नारा दिया था वो दिया था करो या मरो का, करो या मरो, यानी कि डू और डाई का जो स्लोगन दिया था, डू और डाई, ये स्लोगन महात्मा गांधी जी ने दिया था। जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था? आराम हराम है, आराम हराम है। ये जो नारा है वो किनका है? जवाहरलाल नेहरू जी का है। तो ये इंपॉर्टेंट नारे हैं, आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट? निम्नलिखित में से कौन सा एनसीसी प्रमाण पत्र का एक प्रकार है? तो एनसीसी प्रमाण पत्र का प्रकार है ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट। तो ऑल ऑफ दी अबो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके पास इनमें से कौन कौन से सर्टिफिकेट हैं ये जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ नेशनल कैडेट कोर? राष्ट्रीय कैडेट कोर के संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो राष्ट्रीय कैडेट कोर के जो संस्थापक हैं वो माना जाता है पंडित हृदयनाथ कुंजरू जी को। पंडित हृदयनाथ कुंजरू जी को एनसीसी का संस्थापक माना जाता है, क्योंकि जो कमेटी बनी थी, एनसीसी कमेटी, जिसकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, उनका नाम था पंडित हृदयनाथ कुंजरू जी, जिसके तहत जो है एनसीसी की स्थापना हुई थी 1948 के अंदर। ऑफिशियल डेट के हिसाब से ये एग्जैक्ट डेट है 15 जुलाई 1948 को जो है एनसीसी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द हाईएस्ट ब्रेवरी अवार्ड फॉर एनसीसी? एनसीसी वालों के लिए जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार या फिर सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है? तो एनसीसी कैडेट्स के लिए या एनसीसी पर्सनल के लिए जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो है रक्षा मंत्री पदक, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन क्रिएटिव थिंकिंग? निम्नलिखित रचनात्मक सोच में शामिल है। तो क्रिएटिव थिंकिंग में इनमें से कौन सा शामिल होता है? तो क्रिएटिव थिंकिंग में एबिलिटी भी होनी चाहिए, प्रोसेस भी होनी चाहिए और एटीट्यूड भी होना चाहिए, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। वैसे ये बात 100% ट्रू नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि ज्यादातर टाइम जब भी ऑप्शन डी के अंदर ऑल ऑफ दी अबो होता है, ऑल ऑफ दी अबो, तो वही करेक्ट आंसर होता है और नन ऑफ दी अबो का करेक्ट आंसर होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं अगर आपको आंसर का ना पता हो और आपको गैस करना हो तो। क्वेश्चन नंबर 31, स्वेटी पाम आर सिम्टम ऑफ व्हाट? पसीने से तर हथेलियां किसका लक्षण होता है? तो पसीने से जो तर हथेलियां हैं इसका मतलब है कि उसको स्ट्रेस है, तनाव है, ऑप्शन ए। व्हाट आर दी प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप? प्रभावी नेतृत्व के सिद्धांत क्या हैं? तो प्रभावी नेतृत्व में डिसीजवनेस यानी कि निर्णय लेने की क्षमता, डिपेंडेबिलिटी यानी कि साथ में करने की क्षमता, लोगों के साथ काम करने की, और इनिशिएटिव पहल लेना, ये सारी की सारी क्वालिटीज होती हैं इफेक्टिव लीडरशिप की। व्हाट आर दी क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल सिटीजन? एक आदर्श नागरिक के गुण क्या हैं? ग्रोथ, सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि आत्मसम्मान, अवेयरनेस यानी कि जागरूकता। तो यहां पर भी जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। व्हाट डज द एक्रोनियम IQ स्टैंड फॉर? प्रथमा अक्षर IQ का क्या अर्थ होता है या IQ की फुल फॉर्म आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 34, IQ की फुल फॉर्म होती है इंटेलिजेंस कोशेंट। कहते हैं ना कई बार कि उसका IQ अच्छा है, तो IQ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटेलिजेंस कोशेंट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनोवेशन? इनोवेशन यानी कि नव परिवर्तन का क्या अर्थ होता है? इनोवेशन का मतलब होता है रियलाइजिंग ड्रीम्स, सपनों को साकार करना, चीजों को इनोवेट करना, नई नई चीजों के बारे में सोचना। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट टू अचीव सक्सेस इन पर्सनल डेवलपमेंट? व्यक्तिगत विकास में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? व्यक्तिगत विकास में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले सेटिंग गोल, लक्ष्य निर्धारित करना इंपॉर्टेंट है। और लक्ष्य निर्धारित करना कैसे इंपॉर्टेंट है? देखो मेरे दिमाग में ये बात बिल्कुल क्लियर है कि 15 तारीख को आपका एनसीसी का एग्जाम है, सी सर्टिफिकेट का, और मेरा गोल सिर्फ क्लियर है कि आपके एग्जाम में ए ग्रेड आनी चाहिए, और उसके लिए मैं आपको बेटर से बेटर कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं और उसके साथ की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी बता रहा हूं और टाइम कम से कम वेस्ट करने की कोशिश करता हूं ताकि आप सिर्फ पढ़ाई करें और आपके एग्जाम में ए ग्रेड आए और आप जो है एनसीसी की डायरेक्ट एंट्री का मौका आपको मिले और आप सेना के अंदर ऑफिसर बने। अपना गोल क्लियर है, तो गोल सेट करना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द रोल ऑफ फीडबैक इन पर्सनल डेवलपमेंट? व्यक्तिगत विकास में प्रतिक्रिया फीडबैक की क्या भूमिका है? तो व्यक्तिगत विकास में जो फीडबैक मिलता है उसका मतलब होता है कि ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, या सुधार के क्षेत्रों की पहचान में मदद करता है। फीडबैक का क्या मतलब होता है? जैसे मैं आपको वीडियो के तहत अब पढ़ा रहा हूं, आप मुझे कमेंट करके अगर बताते हैं कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं या ये कमी है पढ़ाने में, तो वे फीडबैक होते हैं। उनसे मेरे को पता लगता है कि एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट कौन से हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे मैं इंप्रूव कर सकता हूं। अब आपके पास भी मौका है, आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूं अपने पढ़ाने के तरीके में या फिर वीडियोज में। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ एनसीसी सीनियर डिवीजन ट्रेनिंग? एनसीसी के सीनियर डिवीजन प्रशिक्षण की अवधि कितनी होती है? तो ये 3 साल होती है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोर लाइफ स्किल? निम्न में से कौन मूल जीवन कौशल में नहीं है? तो देखो मैं आपको बता दूं, ये जो कोर लाइफ स्किल्स होती है ना, ये वे स्किल्स होती हैं कि जो हमें जीवन जीने के लिए जरूरी है। किसी से बात करना, किसी की बातों को समझना, इसमें जो एजुकेशन है ना वो नहीं आता। वैसे एजुकेशन जरूरी है, इस बात में कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर हम द 3 मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर एग्रेसिव, पैसिव एंड, संचार के 3 तरीके हैं, आक्रामक, निष्क्रिय और कौन सा तरीका है? तो तीसरा होता है यहाँ पर असर्टिव, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, क्रिटिकल थिंकिंग रिक्वायर विच स्किल? आलोचनात्मक सोच के लिए किस कौशल की आवश्यकता होती है? तो आलोचनात्मक सोच की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपके कौन कौन से तरीके आएंगे? तो उसमें आपके इग्नोरेंस, नासमझी, एम्पैथी, सहानुभूति, इवेल्युएशन, मूल्यांकन।
तो करेक्ट आंसर जो यहाँ पे होना चाहिए वो होता है इवेल्युएशन, यानी कि मूल्यांकन करना चीज़ों का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, विच इज ए कोर लाइफ स्किल दैट हेल्प एनहांस एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। जीवन कौशल का मूल कौन सा है जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बढ़ाने में मदद करता है। तो ये जो होता है वो हमारा होगा यहाँ पे डिसीजन मेकिंग स्किल्स, यानी कि निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय लेने का कौशल। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। संचार के विभिन्न तरीके कौन कौन से हैं। तो संचार के विभिन्न तरीके हैं असर्टिव मुखर, पैसिव निष्क्रिय और अग्रेसिव आक्रामक। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 44, एनवायरमेंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर। पर्यावरण हमारे डैश के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पर्यावरण हमारी पर्सनैलिटी में, हमारे व्यक्तित्व में जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोपिंग विद स्ट्रेस मीन्स। तनाव से निपटने का क्या अर्थ होता है। तो तनाव से निपटने का जो अर्थ होता है वो होता है कि हमारी जो स्ट्रेस है उसको हम कंट्रोल कर पाएं, तनाव को नियंत्रित करने में हमारी सहायता करे। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेसेसरी लीडरशिप स्किल फॉर इफेक्टिव लीडरशिप। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी नेतृत्व के लिए आवश्यक नेतृत्व कौशल नहीं है। नहीं है कि यहाँ पे बात हो रही है, तो थ्रेट जो है वो प्रभावी नेतृत्व के लिए आवश्यक नेतृत्व कौशल नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, विच इज नॉट ए टाइप ऑफ लीडर। निम्नलिखित में से कौन सा नेता का एक प्रकार नहीं है। ऑटोक्रेटिक तो होता है, डेमोक्रेटिक भी होता है, लेसिस फेयर भी होता है, लेकिन सेल्फ रूल्ड नहीं होता। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48, विच इज नॉट ट्रू अबाउट ए लेसिस फेयर लीडर। इनमें से कौन सा अहस्तक्षेप यानी कि निष्पक्ष नेता के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। तो नहीं है की बात हो रही है, ही गिव्स मैक्सिमम एडवाइस, वह अधिक से अधिक सलाह देता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहता है कि जैसे आपका मन करे वैसे कर लो, वो पार्टिसिपेट ही नहीं करता। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री थे शेख मुजीबुर रहमान। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, शेख मुजीबुर रहमान। हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। किसने कहा स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये जो बात कही थी वो कही थी बाल गंगाधर तिलक जी ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ दीज इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ द ग्रेट मैन थ्योरी। इनमें से कौन सा महान व्यक्ति का सिद्धांत नहीं है, ग्रेट मैन थ्योरी का जो सिद्धांत नहीं है। तो लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड। नेता जो है वो पैदा होते हैं, बनते नहीं है, ये बात नहीं आती ग्रेट मैन थ्योरी में। बल्कि ग्रेट मैन थ्योरी क्या कहती है कि महापुरुष जो होते हैं वो संकट के समय में पैदा होते हैं। हम महान नेताओं की जीवनियों से भी सीख सकते हैं, और एक महान नेतृत्व केवल कुछ सिद्धियों के लिए महान होता है। तो ये सारी बातें लिखी हैं ग्रेट मैन थ्योरी के अंदर, लेकिन लीडर जो है वो पैदा ही लीडर होते हैं, ऐसा नहीं है ग्रेट मैन थ्योरी के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 52, हु इज द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। भारत में जो उग्र आंदोलन हुए या फिर गर्म दल के नेता की अगर हम बात करते हैं, उसके जनक कौन है। तो उसके जनक जो माने जाते हैं वो हैं बाल गंगाधर तिलक जी, जो कहते हैं कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। क्वेश्चन नंबर 53, विच इज ट्रू अबाउट एन ऑटोक्रेटिक लीडर। एक निरंकुश नेता के बारे में कौन सा कथन सत्य है। निरंकुश, ही ट्रस्ट अदर पीपल, नहीं। ही ऑलवेज शेयर हिज व्यूज अमंग ग्रुप मेंबर्स, ही इज इंटरेस्टेड इन पीपल, नहीं। ही थिंक्स ही इज ऑलवेज राइट, बिल्कुल सही। उसको लगता है कि जो वो कर रहा है वही सही है, बाकी सारे गलत हैं। ऐसे ही लीडर को हम निरंकुश नेता या फिर तानाशाह भी बोलते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, वेयर इज जलियांवाला बाग लोकेटेड। जलियांवाला बाग जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है। जलियांवाला बाग जो है वो अमृतसर में सिचुएटेड है। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा अमृतसर के अंदर गोल्डन टेम्पल भी सिचुएटेड है, जिसे हरमिंदर साहिब के नाम से भी जाना जाता है, श्री हरमिंदर साहिब जी। क्वेश्चन नंबर 55, टाइप्स ऑफ लीडरशिप आर। नेतृत्व के प्रकार कौन कौन से हैं। तो नेतृत्व जो है वो 3 प्रकार का होता है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेसिस फेयर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट को हिंदी में आपदा प्रबंधन बोला जाता है। आपदा प्रबंधन, आपदाएं 2 तरह की होती हैं, एक प्राकृतिक आपदा होती है और एक मानव निर्मित होती है। मानव निर्मित यानी कि एक हमारी होती है नेचुरल और ये दूसरी होती है मैन मेड। ये बातें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन तो आना ही आना है आपके एग्जाम में।
क्वेश्चन नंबर 56, हु इज द नोडल एजेंसी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया? भारत में आपदा प्रबंधन के लिए जो मुख्य एजेंसी है वो कौन सी है? तो वो है NDMA। NDMA की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई थी एक एग्जाम में, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ये जो है वो नोडल एजेंसी है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इंडिया में, यानी कि भारत में। क्वेश्चन नंबर 57, विच टाइप ऑफ डिजास्टर इज करेक्टराइज्ड बाय एन अबनॉर्मल पीरियड ऑफ ड्राई वेदर? किस प्रकार की आपदा को असामान्य अधिक न्यून के दौरान, यानी कि हिंदी में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, अगर बारिश कम हो रही है और बहुत सारे टाइम तक बारिश कम रहती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम कहते हैं कि सूखा पड़ गया, यानी कि ड्रॉट, DROUGHT। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ डिजास्टर रिकवरी एफर्ट्स? डिजास्टर रिकवरी प्रयासों का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? तो इसका जो सबसे प्रमुख लक्ष्य होता है वो होता है रिस्टोरिंग नॉर्मेल्सी, सामान्यता को बनाना और बहाल करना। रिकवरी की बात हो रही है ना, रिकवरी, तो रिकवरी का मतलब ही रिस्टोर करना होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। द फायर ब्रिगेड इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स अकॉर्डिंग टू फंक्शन? फायर ब्रिगेड को कार्य के अनुसार कितने भागों में बांटा जाता है? तो कार्यों के अनुसार इसे 3 भागों में बांटा जाता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60, वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट? NIDM, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान जो है वो लोकेटेड है न्यू दिल्ली के अंदर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61, सेलेक्ट द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ ISDR? ISDR की सही फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो ISDR की सही जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन। ऑप्शन बी, इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन। मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूं अभी फुल फॉर्म को लेके। जितनी भी फुल फॉर्म आपके प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर NCC के एग्जाम में पूछी गई है, मैं एक अलग से उसकी वीडियो बनाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आप तक पहुंच जाए, और फिर आपकी ये जो मार्क्स हैं, जितनी भी 5 से 10 फुल फॉर्म आपके एग्जाम में मिनिमम पूछी जाती हैं, ये आप इजीली कर पाएं। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट डज NGO स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट? आपदा प्रबंधन के संदर्भ में NGO का क्या मतलब है? तो NGO की फुल फॉर्म अगेन आ गई है, तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन होते हैं जो कि हेल्प करते हैं आपदा प्रबंधन में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज द सुप्रीम अथॉरिटी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया? भारत में कौन सा संगठन जो है वो भारत में आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च प्राधिकरण होता है? तो ये होता है NDMA। NDMA की फुल फॉर्म होती है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। और NDA की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछी जाती है तो क्या होती है? वो होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है वो कहाँ पर सिचुएटेड है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जो करेक्ट आंसर देगा उसके कमेंट को हार्ट दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एटमॉस्फेरिक हजार्ड? निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय खतरा नहीं है? नहीं है कि यहाँ पे बात हो रही है, तो वायुमंडलीय खतरा नहीं है। तो देखो, मानव में महामारी आ जाए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, तो ये एटमॉस्फेयर का खतरा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हेल लाइक ओले वगैरह पड़ जाएं तो वायुमंडल का खतरा है, वो उसी की वजह से पड़ते हैं। भारी वर्षा हो जाए, तूफान आ जाए, ये है। लेकिन एपिडेमिक इन ह्यूमन जो है वो एटमॉस्फेरिक हजार्ड तो नहीं है। ऑप्शन 65 का जो करेक्ट आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल फ्लड इंश्योरेंस प्रोग्राम? संयुक्त राज्य भारत में राष्ट्रीय बाढ़ बीमा कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो ऑब्वियस सी बात है, बाढ़ का बीमा करना है, तो इसका मतलब बाढ़ में बीमा प्रोवाइड करना, प्रोवाइडिंग फ्लड इंश्योरेंस टू होम ओनर्स, घर के मालिकों को बाढ़ का बीमा प्रदान करना। ऑप्शन बी। आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल ही। क्वेश्चन नंबर 66, फ्रॉम वेयर डिड दी वर्ल्ड डिजास्टर ओरिजिनेट? डिजास्टर का जो वर्ड है, डिजास्टर जो वर्ड है वो कौन सी भाषा से इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है? तो डिजास्टर वर्ड की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है फ्रेंच वर्ड से। ऑप्शन सी, फ्रेंच लैंग्वेज से जो ये वर्ड है डिजास्टर, ये बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल सर्विस और कम्युनिटी डेवलपमेंट, या फिर सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, SSCD करके ये आपके सिलेबस में इस टॉपिक का नाम लिखा है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी एक्सेप्टेड मेथड ऑफ सोशल सर्विस आर देयर? समाज सेवा के कितने स्वीकृत तरीके हैं?
तो स्वीकृत तरीके समाज सेवा के हैं 6, ऑप्शन बी याद रखना है आपको ये, ठीक है। वेयर वाज दी स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च्ड, स्वच्छ भारत मिशन जो है वो कहाँ शुरू किया गया था। एक बार आपके एग्जाम में पहले ये पूछा गया था कि स्वच्छ भारत मिशन जो है वो कब शुरू किया गया था, तो वो किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था, पहले डेट पूछी गई थी। अब की बार आपसे पूछ लिया कि कहाँ पे शुरू किया गया है, तो न्यू दिल्ली में। तो अब की बार दोबारा से आपसे डेट पूछी जा सकती है, तो मैंने दोनों आपको आंसर बता दिया, आपको याद रखना है। और स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था, ऑब्वियस सी बात है गांधी जयंती के उपलक्ष्य में, और उन्हीं का ये सपना था कि सफाई जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट फीलिंग शुड पेरेंट प्रोवाइड टू देयर सन्स एंड डॉटर टू प्रिवेंट ड्रग एडिक्शन। माता पिता को अपने बेटों और बेटियों की नशीली दवाओं की लत को रोकने के लिए किस तरह की भावनाएं प्रदान करनी चाहिए। तो उन्हें उनका ध्यान रखना चाहिए, उन्हें अटेंशन देनी चाहिए, उन्हें प्यार देना चाहिए, ताकि वो लोनली फील ना करें। क्वेश्चन नंबर 70, स्टार्टअप इंडिया इज ए न्यू इनिशिएटिव फॉर। स्टार्टअप इंडिया एक नई पहल है, वो किस चीज़ की एक नई पहल है। तो वो पहल है जो कि एनकरेज कर सके मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में, भारत में विनिर्माण को प्रोत्साहित करना, उस चीज़ के लिए स्टार्टअप इंडिया एक नई पहल है। और इसका लोगो क्या है, स्टार्टअप इंडिया का लोगो क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। क्वेश्चन नंबर 71, ए टाइप ऑफ मेलवेयर प्रोग्राम डिजाइंड स्पेसिफिकली टू डैमेज ए विक्टिम्स कंप्यूटर। मेलवेयर प्रोग्राम का एक प्रकार जो विशेष रूप से पीड़ितों के कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, तो इसे हम वायरस बोलते हैं। इसके अलावा जो नीचे लिखे हैं वो भी टाइप ऑफ वायरस हैं, जैसे एडवेयर जिसमें ऐड दिखाई जाती है, आपको ऐड डालने का वायरस डाल दिया जाता है। ट्रोजन हॉर्स भी एक स्पेशल टाइप का वायरस था। रैंसमवेयर एक ऐसा वायरस है जिसको डाल के आपसे फिरौती मांगी जाती है, रैंसम मतलब फिरौती होती है। तो इन सभी वायरस के अलग अलग पर्पज होते हैं और हमेशा वायरस नेगेटिव में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम फीचर्स प्रोवाइडिंग होम लोन्स एट 6.5% इंटरेस्ट सब्सिडाइज रेट। खालिस्तान की विशेषताएं, 6.5% की ब्याज सब्सिडी दर पर गृह ऋण। तो अगर घर की बात आ गई, होम लोन्स की बात आ गई, तो ऐसी स्कीम को हम क्या बोलेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना। आवास मतलब जहां पर हम रहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन जो है इज ए मास मूवमेंट एम्ड एट क्रिएटिंग। स्वच्छ भारत मिशन एक जन आंदोलन है जिसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है स्वच्छ भारत, क्लीन इंडिया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, फॉर रोड सेफ्टी ए गुड सिटीजन शुड नोट। सड़क सुरक्षा के लिए एक अच्छे नागरिक को क्या नहीं करना चाहिए, तो ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, पी कर तो बिल्कुल भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 75, एलिमेंट्स ऑफ डैश इंक्लूड आइडेंटिटी मैनेजमेंट, डाटाबेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, मोबाइल सिक्योरिटी। डैश के तत्वों में पहचान प्रबंधन, डाटाबेस और बुनियादी ढांचा सुरक्षा, क्लाउड सुरक्षा और मोबाइल सुरक्षा आदि शामिल हैं। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उस चीज़ को हम, सुरक्षा की बात होगी ना तो सुरक्षा ही आंसर आएगा, साइबर सिक्योरिटी बोला जाता है, साइबर सुरक्षा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रामीण विकास प्रोग्राम है। ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास की अगर हम बात करें तो ग्रामीण जो है वो मेनली कृषि से संबंधित होता है, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 77, स्टडीज हैव शोन दैट ड्यू टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हु इज मोर लाइकली टू रिसीव ट्रीटमेंट फ्रॉम हेल्थ केयर फैसिलिटी। अध्ययनों से पता चलता है कि लैंगिक भेदभाव के कारण स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में उपचार प्राप्त करने की अधिक संभावना किसकी है, तो अधिक संभावना बॉयज़ की है, क्योंकि ट्रांसजेंडर से तो सबसे ज़्यादा भेदभाव होता है, तो इसीलिए बॉयज़ की उपचार प्राप्त करने की जो संभावना है वो सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 78, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वीमेन वेलफेयर व्हाट परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन रिपोर्टेड फेसिंग सेक्सुअल एब्यूज। बाल एवं महिला कल्याण मंत्रालय के अनुसार कितने प्रतिशत बच्चों ने यौन शोषण का सामना किया है, तो उनके डेटा के अनुसार इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो 53.22% बनता है। इसको आपको याद कर लेना है ताकि आपके एग्जाम में अगर एज इट इज क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्टली इस पे टिक करके आ सकें। इसके अलावा इसी से संबंधित एक एक्ट होता है पोक्सो एक्ट। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि पोक्सो एक्ट किस वर्ष में इंप्लीमेंट हुआ था या इनेक्ट हुआ था। पोक्सो की फुल फॉर्म होती है प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये पोक्सो की जो है फुल फॉर्म होती है, इसे पोक्सो एक्ट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ड्रग अब्यूज प्रिवेंशन प्रोग्राम।
नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम का जो कार्यक्रम है उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य यही है कि रिड्यूस करें जो ड्रग रिलेटेड हार्म है, नशीली दवाओं से संबंधित नुकसान को कम करना। क्वेश्चन नंबर 80, विच वेस्ट इज टिपिकली ए बाई प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन? अपशिष्ट आमतौर पर परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु विखंडन या फिर परमाणु प्रौद्योगिकी के अन्य अनुप्रयोगों जैसे अनुसंधान और चिकित्सा के उप उत्पाद होते हैं। तो जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी की तो वहां से जो वेस्ट भी निकलता है वो रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, रेडियो एक्टिव। और रेडियो एक्टिविटी में जो भी मटेरियल होता है वो अल्फा, बीटा और गामा जो रेज हैं उन्हें इमिट करता है। जैसे हम बात कर लेते हैं यूरेनियम की, अगर पूछा जाए कि रेडियो एक्टिव मटेरियल कैसे यूज होते हैं तो यूरेनियम जो है रेडियो एक्टिव मटेरियल है। क्वेश्चन नंबर 81, विच इज इंडियाज फर्स्ट ओपन डेफेकेशन फ्री सिटी ओडीएफ? भारत का पहला खुले में शौच मुक्त शहर कौन सा है? तो भारत का पहला खुले में शौच मुक्त जो शहर है वो है मैसूर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्या आप बता सकते हैं कि ये जो शहर है वो किस राज्य में पड़ता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ मिशन इंद्रधनुष? निम्नलिखित में से कौन सा मिशन इंद्रधनुष का लाभ नहीं है? तो अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर पहले पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि जो मिशन इंद्रधनुष है वो टीकाकरण से संबंधित है, यानी कि वैक्सीनेशन से संबंधित है। और अगर आपको सिर्फ इस बात का भी पता है तो आप इसका आंसर लगा पाएंगे। जैसे वैक्सीन रोकथाम ठीक है, बच्चों का समग्र स्वास्थ्य में सुधार ठीक है, स्वास्थ्य देखभाल ठीक है, लेकिन टीकाकरण का कृषि से तो कोई रिलेशन नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगर सिर्फ आपको इस बात का भी पता है जो मैंने पहले वीडियो में बताया कि मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, वो टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन से संबंधित है, सिर्फ इस बात से आप इसके करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इज बिल्ट ऑन हाउ मेनी पिलर्स? मेक इन इंडिया जो है उस पहल का निर्माण कितने स्तंभों द्वारा किया गया है? तो इसके लिए जो टोटल स्तंभ हैं वो हैं 4 पिलर हैं इसके। ऑप्शन बी। वन ऑफ द फैसिलिटीज इज नॉट प्रोवाइडेड थ्रू डिजिटल इंडिया इज? डिजिटल इंडिया के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में से एक नहीं है, जो प्रोवाइड नहीं की जाती। तो डिजिटल इंडिया में ई शॉपिंग होती है, एजुकेशन में भी हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, हेल्थ में भी कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में कहीं पे डिजिटल इंडिया अभी के लिए तो नहीं है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 85, हमारा टॉपिक है हेल्थ एंड हाइजीन से, स्वास्थ्य और सफाई जो है वो हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 85 के लिए। हीमोलिसिस ऑफ एरिथ्रोसाइट्स इज डन बाय रेटिकुलेशन सेल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स? एरिथ्रोसाइट के हीमोलिसिस को निम्नलिखित साइटों में से रेटिकुलो एंडोथेलियल कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर किडनी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द हार्ट बीट फास्टर? दिल कब तेजी से धड़कता है? तो दिल जो है वो आफ्टर जोगिंग के बाद जो है वो दिल तेजी से धड़कता है। क्वेश्चन नंबर 87, दिस इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग इम्यूनिटी और रेजिस्टेंस अगेंस्ट ए स्पेसिफिक डिजीज? यह किसी विशेष रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षा या प्रतिरोध विकसित प्रक्रिया करने की प्रक्रिया होती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 87, इसे हम बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन यानी कि प्रतिरक्षा। इम्यून सिस्टम में आपको बताता हूँ, इम्यूनिटी अगर हमारी अच्छी है तो हमारी रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो अच्छी होती है। और इम्यूनिटी से रिलेटेड जो टर्म होती है वो होती है WBC, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं या व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स इसको बोले, हिंदी में अगर बोलते हैं तो श्वेत रक्त कोशिकाएं इन्हें बोला जाता है। और ये हमारे जो रोगों से लड़ने की क्षमता है उसको बढ़ाती हैं। तो उससे संबंधित ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रिटिकल कंपोनेंट फॉर एनी ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट? निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी हड्डी संबंधी प्लांट के लिए एक महत्वपूर्ण घटक होता है? तो ये जो है इसका आंसर है ऑप्शन सी, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस जो है यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए। बाकी अगर आप कोई भी मेडिकल से रिलेटेड स्टूडेंट हैं या बायो से रिलेटेड स्टूडेंट हैं तो वो आप इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ताकि बाकी सभी को भी ये चीज़ें समझ में आए। इस चीज़ को एक बार आपको अच्छे से सर्च करना है इस क्वेश्चन को, और फिर ही इसके जो फाइनल डिसीजन पर है आपको पहुंचना है। क्वेश्चन नंबर 89, द टाइम फॉर वॉशिंग हैंड्स विद सोप?
साबुन से हाथ धोने का समय WHO के अनुसार, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने मेंशन कर रखा है कि इतने टाइम तक तो कम से कम हम के हाथों को धोना चाहिए, जो कि करेक्ट आंसर है 40 to 60 सेकेंड्स। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायमेंशन ऑफ हेल्थ, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का आयाम नहीं है। तो जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो बंदा फिजिकली फिट होना चाहिए, सोशली भी फिट होना चाहिए, मेंटली भी फिट होना चाहिए, लेकिन न्यूट्रिशन जो है वो डायमेंशन ऑफ हेल्थ में नहीं आता। हेल्थ के लिए न्यूट्रिशन जरूरी है, वो बात ठीक है, लेकिन डायमेंशन ऑफ हेल्थ में नहीं आता। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चीजों को घुमाया गया है ताकि आपके क्वेश्चन गलत हो जाएं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ विटामिन B6 डेफिशिएंसी, विटामिन B6 की कमी के प्रभाव क्या क्या हैं। तो विटामिन B6 की कमी के प्रभाव यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, पहले मैं आपको कुछ आसान चीजें बता दूं कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो विटामिन ए की कमी से है जो रतौंधी रोग हो जाता है, यानी कि जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है एग्जाम में। बी की कमी से हो जाता है बेरी बेरी रोग, वैसे बी में बहुत सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन बेरी बेरी रोग। सी की कमी से हो जाता है सकरवी नामक रोग, और डी की कमी से हो जाता है रिकेट्स नामक रोग। तो ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको पक्का देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्वेश्चन को और ज्यादा मुश्किल बनाया गया है। विटामिन बी कई तरह के होते हैं, जिसमें एक विटामिन होता है B6, उसकी कमी के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो उसमें से एक्जिमा के कुछ प्रकार होते हैं, यानी कि स्किन से रिलेटेड जो डिजीज होती है ना, उसमें जो है विटामिन B6 की कमी के कारण स्किन से रिलेटेड डिजीज हो सकती हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल हमारा आंसर रहेगा। 92 व्हाट हैपन्स ड्यू टू विटामिन के डेफिशिएंसी, विटामिन के की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है। तो विटामिन के की कमी से हमें क्या प्रॉब्लम होती है, रक्त का जो थक्का जमता है ना, उसमें दिक्कत आ जाती है। विटामिन के जो है वो ब्लड कोगुलेशन के अंदर हेल्प करता है, और इसकी कमी हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं जमता। इसका मतलब अगर हमको चोट लग जाती है तो वो जो खून जो है वो रुकता नहीं है, क्योंकि खून रुकता जब ही है जब रक्त का थक्का जमता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 एक्सेसिव यूरिनेशन एट नाइट इज कॉल्ड, रात में अत्यधिक पेशाब आना क्या कहलाता है। तो रात में अत्यधिक पेशाब आना को नोक्टूरिया बोला जाता है, और इसको रात में पेशाब आना बोलते हैं। नोक्ट जो वर्ड होता है NOCT, ये वर्ड हमेशा नाइट के लिए यूज होता है। तो अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन आता है तो नाइट से रिलेटेड यही वर्ड आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 94 स्लीपिंग सिकनेस इज स्प्रेड बाय, निद्रा जो रोग होता है वो किसके द्वारा फैलता है। तो निद्रा रोग जो होता है वो तीस्ता मक्खी बोल देते हैं इसको कई बार, ठीक है, तो तीस्ता मक्खी या तीस्ता मक्खी के द्वारा फैलता है। क्वेश्चन नंबर 95 सिलेंडर विद ब्लैक एंड व्हाइट शोल्डर कंटेन, काले और सफेद कंधों वाले सिलेंडर में क्या होता है। तो उनमें ऑक्सीजन होती है, लेकिन प्योर ऑक्सीजन नहीं होती, उनमें और भी गैसेज को ऐड किया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। ए ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इज, एक बूंद ड्रॉपलेट संक्रमण क्या है। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हम कॉमन कोल्ड को बोलते हैं, जो सामान्य जुकाम होता है, जब हम छींक वगैरह करते हैं तो उसके थ्रू, वो हवा के थ्रू दूसरे लोगों में ये फैल जाता है, इसीलिए इसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 व्हाट वुड यू गिव टू समवन हु सीम्स टू बी हैविंग ए हार्ट अटैक, आप किसी ऐसे व्यक्ति को क्या देंगे जो दिल का दौरा पड़ने के लिए लगता है। यानी कि अगर किसी को दिल का दौरा पड़ गया है तो आप फर्स्ट एड में उसे क्या कहेंगे, फर्स्ट एड में उसे क्या देंगे। तो यहां पर जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा एस्प्रिन। एस्प्रिन क्या होती है, और उसे चबाने के लिए बोला जाएगा। एस्प्रिन एक गोली होती है जो कि खून को पतला कर देती है, और जब खून को पतला कर देती है तो वो जो रक्त के जो थक्के जमे होते हैं या फिर जो भी कोगुलेशन होता है उसको ठीक कर देती है, और जिससे जो डैमेज जो होता है हार्ट में वो कम से कम होता है। तो एस्प्रिन की गोली दी जाती है। 98 इफ यू हैव बीन बीटन और स्क्रैच्ड बाय ए वाइल्ड एनिमल व्हाट शुड यू डू, यदि आपको किसी जंगली जानवर ने काट लिया या खरोंच लिया तो आपको क्या करना चाहिए। आपको सबसे पहले तो उस जख्म को साबुन के साथ धोना चाहिए और वाटर के साथ, ताकि आप जो उसका सलाइवा है उसको आप रिमूव कर सके। आपको अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए जितना जल्दी हो सके, या फिर लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करना चाहिए जितना जल्दी हो सके। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एनवायरमेंट अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों से प्रभावित नहीं है। तो नहीं है जब भी आता है आपको ध्यान रखना है, नहीं के ऊपर आपको सर्कल कर लेना है। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ मैंग्रू एंड वेटलैंड, मैंग्रू और जो अर्धभूमि है उसका विनाश, डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर, भूजल में कमी, इंक्रीज इन एक्सटेंशन रेट ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों के विलुप्त होने की दर में वृद्धि, ये सारी चीज़ें ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ही है। तो नन ऑफ दी अबो जो है वो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100
वेयर इज द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज फाउंड, जानवरों और पौधों की प्रजातियों की सबसे बड़ी विविधता जो है वो कहाँ पर पाई जाती है, यानी कि कहाँ पर बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके के जानवर और पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो वे पाई जाती हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट के अंदर, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में ये जो प्रजातियां हैं वो पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, निम्नलिखित में से कौन सा गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है। देखो जो सोर्सेज होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कन्वेंशनल सोर्स यानी कि पारंपरिक, और एक होते हैं नॉन कन्वेंशनल। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा गैर पारंपरिक नहीं है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। तो जो गैर पारंपरिक नहीं है मतलब पारंपरिक है, और पारंपरिक सोर्स की अगर हम बात करें तो उसमें फॉसिल फ्यूल आते हैं, जीवाश्म ईंधन आते हैं, बाकी सारे नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 102, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि CFC की फुल फॉर्म क्या होती है। तो CFC की फुल फॉर्म होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ स्किन कैंसर एंड आई डैमेज इन दी ह्यूमन्स ड्यू टू, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है के कारण मनुष्यों में त्वचा कैंसर और आंखों की क्षति का खतरा बढ़ता है। ये किस प्रदूषण के संदर्भ में है। तो ये जो हमारा प्रदूषण रहेगा वो रहेगा एयर पोल्यूशन से रिलेटेड। मैं आपको क्लियर बताता हूं कि O3 को हम ओजोन बोलते हैं। ठीक है, और ओजोन लेयर हमारे पर्यावरण के अंदर है जो हमें सन की जो यूवी लाइट है यानी कि पराबैंगनी जो किरणें हैं उनसे बचाता है, और पराबैंगनी किरणों से के कारण हमें स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। अब इस बात को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये जो ओजोन लेयर है ना ये जरूरी है, लेकिन इस ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाने वाला सबसे बड़ा मेन कारक है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि AC और फ्रिज में से निकलता है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली जो है वो किससे रिलेटेड है, ये डायरेक्टली एयर पोल्यूशन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 103, व्हाट इज द बेस्ट वे टू मैनेज वेस्ट, कचरे को प्रबंधित करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो सबसे अच्छा तरीका है उसे रिसाइकल करना और कंपोस्ट बनाना। रिसाइकल करना और उसकी कंपोस्टिंग करना, ये कचरे का प्रबंधन करने का जो है वो सबसे अच्छा तरीका है। क्वेश्चन नंबर 104, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कैन बी अचीव्ड बाई रेस्ट्रिक्टिंग यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्स, सही है। कैन बी अचीव्ड बाई कंट्रोलिंग वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, दुनिया की जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करके सतत विकास प्राप्त किया जा सकता है, सही है। प्रदूषण के खतरे को नियंत्रित करके सतत विकास प्राप्त किया जा सकता है, सही है। तो ऑल ऑफ दी अबो, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, यूज ऑफ हार्वेस्टेड रेन वाटर इंक्लूड, वर्षा जल संचयित जल का उपयोग सम्मिलित है। तो वर्षा का जल अगर हम इकट्ठा करते हैं तो हम वाटर फॉर गार्डन, बगीचे के लिए पानी हमको प्राप्त होगा। यूज फॉर लाइफ स्टॉक, पशुधन के लिए हम इसे उपयोग कर सकते हैं, सिंचाई में उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैन मेड डिजास्टर रिलेटेड टू एयर वाटर नॉइज पोल्यूशन सॉइल इरोजन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ग्लोबल वार्मिंग एटसेट्रा आर टर्म्ड एज, वायु जल ध्वनि प्रदूषण मृदा क्षरण जैव विविधता की हानि ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित मानव निर्मित आपदाओं के रूप है। तो मानव निर्मित अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, मैन मेड दो तरह के होते हैं, तो इन सभी की वजह से जो हमारी इकोलॉजिकल है यानी कि पारिस्थितिकी जो है उसको नुकसान हो रहा है। ऑप्शन बी। द एटमोसफियर कंटेन 79%, मतलब लेवल का पेपर बना रखा है अगर आप ध्यान से देखते हैं तो। पहले क्या पूछा जाता था कि नाइट्रोजन कितने परसेंट है वायुमंडल में, ऑक्सीजन कितने परसेंट है वायुमंडल में, लेकिन अब ये पूछ रहे हैं कि द एटमोसफियर कंटेन 79% नाइट्रोजन 21% ऑक्सीजन बाई, वायुमंडल में जो 79% नाइट्रोजन है 21% ऑक्सीजन होती है, वो 71% का क्या मतलब है, 71% वेट है, 71% डेंसिटी है या 71% वॉल्यूम है। तो कमाल की बात है, लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो वॉल्यूम हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 108, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, वर्षा की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो वर्षा की तीव्रता को मापने के लिए रेन गेज का प्रयोग किया जाता है। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। जो भूकंप आता है उसके लिए हम रिक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, लेकिन बारिश के लिए रेन गेज का प्रयोग होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग यानी कि बाधा प्रशिक्षण। बाधा प्रशिक्षण में जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ए क्लियर जंप इज ए स्ट्रक्चर लाइक,
एक स्पष्ट कूद यानी कि क्लियर जंप जो होती है वो एक कैसी संरचना होती है, उसमें स्ट्रेट बीम होता है यानी कि सीधा बीम होता है क्लियर जंप में। मैं आपको ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग के बता दूं, नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो 10 तरह की ऑब्स्टिकल होती हैं जो कि एनसीसी कैडेट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, टू क्रॉस द हाई वॉल ए कैडेट हैज़ टू, ऊंची दीवार को पार करने के लिए कैडेट को क्या करना होता है? रन करना होता है, जंप एंड किक दी वॉल विद वन लेग, प्लेस बोथ हैंड्स ऑन दी वॉल एंड वोल्ट, दोनों हाथों को दीवार पर रखकर छलांग लगानी होती है, पुश लिफ्ट दी बॉडी अपवर्ड एंड जंप ऑन दी अदर साइड, फिर धक्का देना होता है, अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाना होता है और दूसरी तरफ कूदना होता है। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस है हाई वॉल के लिए। लेकिन आपके एग्जाम में एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि हाई वॉल जो होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो लंबाई होती है 12 फीट, लेकिन उसकी ऊंचाई कितनी होती है, ऊंचाई होती है 6 फीट। तो ये भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 111, जिग जैग बैलेंस। जिग जैग बैलेंस इस तरीके से, कुछ इस तरीके का बैलेंस बना होता है, तो उसमें क्या होता है? तो उसमें जिग जैग बैलेंस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कैडेट हैज़ टू क्रॉस ऑब्स्टिकल लेंथ वाइज विद एन ओपन हैंड बैलेंसिंग बॉडी, कैडेट को खुले हाथों से शरीर को संतुलित करते हुए बाधा को लंबाई में पार करना होता है, सही बात है। कैडेट हैज़ टू क्रॉस विद द क्लोज्ड हैंड, कैडेट को बंद हाथों से पार करना होता है, या फिर ऑल ऑफ दी अबो या फिर नन ऑफ दी अबो, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे ज़्यादा सही जवाब रहेगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 112, इन विच ऑब्स्टिकल डज द कैडेट हैव टू क्रॉल, किस बाधा में कैडेट को रेंगना पड़ता है? तो क्रॉल करना यानी कि रेंगना होता है और ये रैंप के अंदर होता है, ऑप्शन डी। 113, राइट हैंड वोल्ट इज ए वुडन स्ट्रक्चर विद डायमेंशन, राइट हैंड वोल्ट जो होता है वो एक लकड़ी की संरचना होती है, उसकी क्या डायमेंशन होती है? तो वो 4.5 फुट तो ऊंचा होता है और 3.5 फुट वो लंबा होता है। इन डबल डिच दी कैडेट हैज़ टू, डबल डिच, डिच का मतलब होता है खाई और डबल डिच मतलब डबल खाई, उसमें कैडेट को क्या करना होता है? तो उसमें पहले कैडेट को पहली डिच को क्रॉस करना होता है, फिर सेकंड को। और ये डबल डिच जो होती है वो गर्ल्स कैडेट के लिए नहीं होती है, गर्ल्स कैडेट के लिए इसे एक्सक्लूड किया गया है, ये बात भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 115, ए वुडन प्लैंक ऑफ 3 इंच थिकनेस 4 इंच विड्थ एंड 12 फीट लेंथ इज, 3 इंच मोटाई, 4 इंच चौड़ाई और 12 फीट लंबाई का एक लकड़ी का जो तख्ता होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम स्ट्रेट बैलेंस बोलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, स्ट्रेट बैलेंस यानी कि सीधा संतुलन। मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूं कि अगर आप इस वीडियो को भी प्रॉपर देख लेते हैं ना, आप एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। और ये जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। और जो मैंने वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाना है और टेलीग्राम पे सर्च करना है प्राउड एनसीसी, या फिर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इसी वीडियो के पहले कमेंट में दे दूंगा, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस पीडीएफ को आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा भी और जो पीडीएफ मैं डालता हूं तो वो वहीं पे होती हैं। क्वेश्चन नंबर 116 जो है बॉर्डर और कोस्टल एरिया से है। क्वेश्चन क्या है कि इंडिया डज नॉट शेयर इट्स लैंड बॉर्डर विद विच कंट्री, भारत अपनी भूमि सीमा जो है वो किस देश के साथ साझा नहीं करता? तो श्रीलंका के साथ हमारी लैंड बाउंड्री नहीं लगती, समुंदर लगता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। मैकमोहन लाइन इज रिलेटेड टू विच बॉर्डर, मैकमोहन जो रेखा है वो किस सीमा से संबंधित है? तो मैकमोहन लाइन जो है वो भारत और चीन की सीमा है। मैकमोहन भारत और चीन की सीमा है मैकमोहन। इसके अलावा अगर आपसे पूछी जाती है भारत और पाकिस्तान की, तो वो है रेड क्लिफ रेखा। इंपॉर्टेंट है ये सारी, आपको याद रखनी है। इंडिया और बांग्लादेश की यहाँ पे बात नहीं करते, हम बात करते हैं डूरंड लाइन की। डूरंड लाइन अगर आपसे पूछा जाता है, डूरंड रेखा वो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में, जो पीओके वाला पार्ट है ना, उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, भारत और अफगानिस्तान के बीच में। इसके अलावा एक होती है एलएसी, एलएसी की फुल फॉर्म होती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और एक होती है एलओसी, एलओसी की फुल फॉर्म होती है लाइन ऑफ कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 118, विच इज नॉट ए मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंज, कौन सी समुद्री सुरक्षा की चुनौती नहीं है? चुनौती कोस्ट गार्ड चुनौती थोड़ी है, कोस्ट गार्ड तो हेल्प करता है हमें, बाकी सारी चुनौतियां स्मगलिंग होगी, टेररिज्म हो गया, पायरेसी होगी, ये चुनौतियां हैं, लेकिन कोस्ट गार्ड चुनौती नहीं, कोस्ट गार्ड तो हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 119, हाउ मेनी वार्स हैज इंडिया फॉट टू डिफेंड इट्स बॉर्डर, भारत ने अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए जो है वो कितने युद्ध लड़े हैं? तो 5 युद्ध हैं। सबसे पहले युद्ध हुआ था 1947 में,
भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ, उसके बाद में 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ, 1965 में फिर पाकिस्तान के साथ में युद्ध हुआ, 1971 में फिर पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ जिसमें हमने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया, और फिर 1999 के अंदर जो कारगिल वॉर हुआ। तो इस तरीके से कुल मिला के टोटल 5 युद्ध हो गए, ये पांचों आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 120, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स इन कोस्टल एरिया? भारत की जनसंख्या का हिस्सा, कितना प्रतिशत हिस्सा या कितना फ्रैक्शन जो है वो तटीय क्षेत्रों में रहता है, यानी कि कोस्टल एरियाज के अंदर रहता है? तो 1/5, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनआईए? एनआईए की फुल फॉर्म क्या है? एनआईए की फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स इन सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज इज डन थ्रू, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ में अधिकारियों की भर्ती निम्नलिखित में से किस परीक्षा के माध्यम से की जाती है? तो जो सीएपीएफ के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट होती है वो यूपीएससी कंडक्ट करता है, और सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होता है जिसके तहत अधिकारियों की भर्ती होती है। लेकिन अगर इसमें एसआई और एएसआई की अगर हम बात करते हैं तो ये जो भर्ती होती है वो एसएससी एग्जाम कंडक्ट करता है जिसे हम सीपीओ की भर्ती बोलते हैं। तो उसमें दिल्ली पुलिस एसआई के साथ साथ जितने भी ये सीएपीएफ है हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, यानी कि जैसे सीआरपीएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, एसएसबी हो गया, इन सभी की एसआई और एएसआई की भर्ती एसएससी के सीपीओ एग्जाम के द्वारा कंडक्ट होती हैं। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 123, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द नेशनल डिफेंस फोर्सेज? राष्ट्रीय रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति जी, और इस समय पर हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इस समय हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है। और मैं आपको बता दूं इसी से संबंधित मैंने एक वीडियो बनाई है एनसीसी करंट अफेयर्स के नाम से, ताकि जिसमें आपको पता लग जाए कि इस समय पर हमारे नए डीजी एनसीसी कौन है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है, होम मिनिस्टर कौन है, रक्षा राज्य मंत्री कौन है, वे सारी डिटेल मैंने उसमें डाली है। तो आप चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि एनसीसी करंट अफेयर प्राउड एनसीसी, आपको वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल नेम ऑफ यूवाईएसएम। यूवाईएसएम का पूरा नाम क्या है? यूवाईएसएम का पूरा नाम है उत्तम युद्ध सेवा मेडल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 125, इन विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इज ईस्टर्न एयर कमांड लोकेटेड? किस पूर्वोत्तर राज्य में पूर्वी वायु कमान है? तो पूर्वी वायु कमान जो है वो है मेघालय के अंदर। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आर्मी की कमांड की बात करें तो आर्मी की टोटल 7 कमांड होती हैं, जिसमें आर्मी की ट्रेनिंग कमांड अगर आपसे पूछी जाती है कि आर्मी की ट्रेनिंग कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो शिमला के अंदर है। शिमला कहाँ पे पड़ता है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। ये भी आपको पता होनी चाहिए। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि एयरफोर्स की कुल कितनी कमांड होती हैं, एयरफोर्स की कुल कितनी कमांड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैप रीडिंग से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, यानी कि मानचित्र अध्ययन से रिलेटेड। द टॉप ऑफ द मैप यूजुअली इंडिकेट विच डायरेक्शन? मानचित्र का जो टॉप होता है वो आमतौर पर किस दिशा को इंगित करता है? तो मानचित्र की अगर हम बात करें तो इस तरीके से हम बनाते हैं, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। नॉर्थ को हम 0 डिग्री से मापते हैं, फिर ईस्ट हमारा 90 डिग्री हो जाता है, ये हमारा 180 डिग्री हो जाता है, ये हमारा 270 डिग्री हो जाता है, और फिर ये हमारा 360 डिग्री हो जाता है। तो सबसे ऊपर जो आता है वो नॉर्थ आता है, तो इसीलिए नॉर्थ हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर डिग्री पूछी जाती है तो ईस्ट पूर्व के लिए 90 डिग्री होती है, साउथ दक्षिण के लिए 180 डिग्री होती है, वेस्ट पश्चिम के लिए 270 डिग्री होती है, और नॉर्थ उत्तर के लिए 0 डिग्री और 360 डिग्री, दोनों ही करेक्ट आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 127, विच टाइप ऑफ मैप प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट नेचुरल फीचर्स लाइक माउंटेन्स, लाइक रिवर्स एंड फॉरेस्ट? किस प्रकार का मानचित्र पहाड़ों, नदियों और जंगलों जैसी प्राकृतिक विशेषताओं के बारे में विस्तृत जानकारी देता है? तो उसे हम बोलते हैं टोपोग्राफिक मैप, यानी कि स्थलाकृतिक मानचित्र। इन मैप को अगर हम देखते हैं तो ये अलग अलग तरह के मैप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 128, व्हाट आर दी माइनर ट्रेन फीचर? छोटी भूभाग की विशेषताएं क्या होती हैं? तो छोटे भूभाग की विशेषताएं हैं जैसे ड्रॉ, स्पर, क्लिफ, ये सभी छोटे भूभाग की विशेषताएं हैं। विच टाइप ऑफ बियरिंग इज कॉमनली यूज्ड विद टोपोग्राफिक मैप एंड मिलिट्री ऑपरेशन? किस प्रकार के असर यानी कि बियरिंग का प्रयोग आमतौर पर स्थलाकृतिक मानचित्र और सैन्य अभियानों में किया जाता है? तो वहां पर हमारे पास क्या होता है? वहां पर हमारे पास होता है मैप, और मैप से रिलेटेड होती है ग्रिड लाइंस, इसीलिए ग्रिड बियरिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 130, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ स्केल ऑन मैप, मानचित्र पर पैमाने यानी कि स्केल का प्राथमिक उद्देश्य है क्या होता है। उसका मतलब होता है टू मेजर डिस्टेंस एक्यूरेटली, दूरी को सटीक रूप से मापने के लिए स्केल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 131, द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टोटल लैटिट्यूड्स, पृथ्वी को कुल कितने अक्षांशों में बांटा गया है। तो पृथ्वी को कुल 180 यानी कि 180 अक्षांशों में बांटा गया है। द इंडियन ग्रिड सिस्टम इज करंटली डिवाइडेड इनटू विच मेजरमेंट, वर्तमान में जो भारतीय ग्रिड प्रणाली है उसको किस माप में बांटा जाता है। तो वो है मीट्रिक सिस्टम, यानी कि मीटर वाला सिस्टम है भारतीय ग्रिड प्रणाली में। क्वेश्चन नंबर 133, विच टाइप ऑफ मैप प्रोवाइड डिटेल्ड इन्फो अबाउट नेचुरल एंड मैन मेड फीचर्स ऑफ एन एरिया, किस प्रकार का मानचित्र किसी क्षेत्र की प्राकृतिक और मानव निर्मित विशेषताओं के बारे में बताता है। तो क्षेत्र की मानव निर्मित और प्राकृतिक की बात हो रही है तो टोपोग्राफिक, अगेन स्थलाकृतिक मैप यहाँ पे हो जाएगा। पॉलिटिकल मैप में बाउंड्रीज आती हैं, ठीक है, बाउंड्रीज का मैप अगर पूछा जाता है तो वो पॉलिटिकल हो जाएगा, मौसम वाला तो मौसम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैप दैट शोज नेशनल एंड स्टेट बॉर्डर्स विद सिटीज इज कॉल्ड, एक नक्शा जो राष्ट्रीय और राज्य की सीमाओं और शहरों को दर्शाता है उसे हम क्या बोलते हैं। तो उसे हम बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है यहाँ पे, पॉलिटिकल मैप। क्वेश्चन नंबर 135, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ए कंटूर इंटरवल ऑन ए टोपोग्राफिक मैप, निम्नलिखित में से एक स्थलाकृतिक मानचित्र एक समोच्च अंतराल यानी कि कंट्रोल इंटरवल का वर्णन करता है। इसके लिए सही जवाब क्या होगा। तो इसके लिए सही जवाब है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट कंटूर लाइंस, आसन समोच्च लाइनों के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी। कंटूर लाइंस की अगर हम बात करें तो कंटूर लाइंस समोच्च रेखाएं बोलते हैं, और समोच्च रेखाएं से आप समझ गए होंगे कि समान ऊंचाई वाली जो लाइनें होती हैं उन्हें कंटूर लाइंस बोला जाता है। और जो समान ऊंचाई वाले लाइनें हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है, वर्टिकल डिस्टेंस, हाइट की अगर हम बात कर रहे हैं तो उस पर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 136, हाउ डू कंटूर लाइन रिप्रेजेंट हाइट ऑन ए टोपोग्राफिकल मैप, स्थलाकृतिक मानचित्र पर समोच्च रेखाएं ऊंचाई का प्रतिनिधित्व कैसे करती हैं। तो 136, तो ऊंचाई का प्रतिनिधित्व करती हैं उनके शेप और स्पेसिंग से, कि उनमें गैप कितना है और ज़्यादा गैप है या कम गैप है या उनकी शेप कैसी है, उससे पता लगता है। हाउ मैनी यार्ड्स आर देयर इन 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने गज होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लगभग 1 किलोमीटर के अंदर 1093.67 होके, तो यानी कि लगभग अगर हम बात करते हैं तो 1094 के आसपास जो है वो गज होते हैं 1 किलोमीटर में, एग्जैक्टली इतने होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस इन डिग्री बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा में कितने डिग्री का अंतर होता है। तो अब आप खुद देखिए कि हमारा ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, और ईस्ट और वेस्ट के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139, कोन शेप्ड पिट्स क्रिएटेड बाय वोल्केनोज आर कॉल्ड, ज्वालामुखी द्वारा बनाए गए शंकु के आकार के गड्ढों को क्या कहते हैं। उन्हें बोला जाता है क्रेटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि आपको पता है कि आपका एग्जाम बहुत ही पास है, और एनसीसी के एग्जाम में, सी सर्टिफिकेट एग्जाम में ए ग्रेड आपकी आनी चाहिए, क्योंकि जो मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेंगे, देखो आपने सारा कुछ किया, आपने ट्रेनिंग की, आपने कैंप्स किए, आपने अपनी पढ़ाई के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ किया, सारे काम किए, उसके बावजूद अगर आपकी ए ग्रेड नहीं आती है तो आप सी सर्टिफिकेट के मैक्सिमम बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। और अब तो कंपटीशन इतना ज़्यादा हो जाएगा आगे कि अगर आपको डायरेक्ट एंट्री के लिए जाना है तो ए ग्रेड वालों को ही डायरेक्ट एंट्री के लिए बुलाया जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किया है कि हर एक टॉपिक से, अगर हम आर्मी विंग की बात करते हैं तो टोटल 16 टॉपिक बनते हैं, तो हर एक टॉपिक से मैंने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू निकाले हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस एक टॉपिक के अगर आप 50 एमसीक्यू भी पढ़ जाते हैं, यानी कि टोटल मिला के ये 800 एमसीक्यू बने, तो अगर सिर्फ इन 800 एमसीक्यू को आप एग्जाम में पढ़ के जाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आप डेफिनेटली ए ग्रेड ले लेंगे अगर आप साथ में तैयारी करते रहते हैं तो इन क्वेश्चंस को आपको पढ़ के जाना है। बहुत कम टाइम आपको लगेगा इन क्वेश्चंस को पढ़ने में, लेकिन इनको बार बार पढ़ना है। आप डेफिनेटली एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये पीडीएफ पेड है और इसका जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगेन जितने मैं मॉडल पेपर भी मैंने साथ में बनाए हैं या मैं आगे बनाने वाला हूं 1-2 दिन में,
वो सभी भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सेंड करूंगा, जो ये बच्चे पीडीएफ को परचेज करते हैं उनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सैंड ड्यून्स फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ विंड आर कॉल्ड। हवा की मदद से बनने वाले रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें ड्यून बोला जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट। फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट की अगर हम बात करें तो हुज ऑर्डर्स विल द सेक्शन कमांडर वेट फॉर आफ्टर रिकॉग्नाइजेशन इन सेक्शन बैटल ड्रिल। सेक्शन बैटल ड्रिल में पुनर्गठन के बाद सेक्शन कमांडर किसके आदेश की प्रतीक्षा करेगा? करेक्ट आंसर यहाँ पे प्लाटून कमांडर है। आपको मैं बता दूं कि एक सेक्शन में कुल कितने जवान होते हैं, तो कुल 10 जवान होते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 142, विच फॉर्मेशन इज बेस्ट फॉर रैपिड मूवमेंट। तेजी से आंदोलन के लिए सबसे अच्छी फॉर्मेशन कौन सी होती है? सेक्शन फॉर्मेशन की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, सेक्शन की फॉर्मेशन की यहाँ पर बात हो रही है, और सेक्शन फॉर्मेशन जो है वो टोटल 6 तरह की होती हैं। ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि सेक्शन फॉर्मेशन कितने टाइप की होती हैं। जैसे ये सारी सेक्शन फॉर्मेशन के टाइप है, डायमंड फॉर्मेशन, एरोहेड फॉर्मेशन, सिंगल फाइल फॉर्मेशन, फाइल फॉर्मेशन, ये सभी सेक्शन फॉर्मेशन के टाइप हैं। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि अगर हमको तेजी से आगे बढ़ना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट फॉर्मेशन कौन सी है? तो वो है सिंगल फाइल फॉर्मेशन, ऑप्शन सी। हु वॉक्स एट द वेरी फ्रंट इन एनी फॉर्मेशन। किसी भी ऑपरेशन में जो सबसे आगे चलते हैं उनको क्या बोला जाता है? तो उनको बोला जाता है स्काउट। और स्काउट जो होते हैं वो सेक्शन की आंख और कान होते हैं, क्योंकि वो देखते भी रहते हैं और सुनते भी रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, अप टू व्हाट डिस्टेंस डज द बॉडी अपीयरेंस वेरी डिस्टिंक्टली विजिबल। कितनी दूरी तक शरीर भिन्न दिखाई देता है? तो ये इसका करेक्ट आंसर है 300 यार्ड, 300 गज। और ये किसके बारे में बात हो रही है? ये बात हो रही है मेथड ऑफ जजिंग डिस्टेंस के बारे में, यानी कि दूरी का अनुमान लगाने के तरीके। मेथड ऑफ जजिंग डिस्टेंस जो है वो हमारा एक टॉपिक है, और इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूरी का अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं। तो दूरी का अनुमान लगाने के भी 6 तरीके हैं, और ये जो बात हो रही है ये उसमें से एक तरीका है अपीयरेंस मेथड। अपीयरेंस मेथड यानी कि देख के पता लगाना दूरी का, तो ये उस मेथड की यहाँ पर बात हो रही है। उसमें से एक मेथड सेक्शन एवरेज भी होता है। सेक्शन एवरेज के अंदर क्या हो जाता है? सेक्शन औसत भी इसको बोलते हैं, कि सेक्शन में 10 जवान होते हैं कि तो 10 के 10 जवानों से पूछा जाता है कि आपको क्या लग रहा है कि जो सामने वाला ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी के ऊपर है, और फिर उससे हम अंदाजा लगा लेते हैं एवरेज लेके। व्हाट इज द मोस्ट इजीली सीन बाय द आई। आंख से सबसे आसानी से क्या देखा जा सकता है? अगेन ये जो टॉपिक है वो उस टॉपिक से रिलेटेड है कि चीज़ें दिखाई क्यों देती हैं, और चीज़ें दिखाई देती हैं 6S होता है और 1M होता है। एस के अंदर शेप होता है, साइज होता है, शाइन होती हैं, सिलोटे होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और M का मतलब होता है यहाँ पे मूवमेंट। और आंखें जो होती हैं वो सबसे आसानी से जो कैप्चर करती हैं वो करती है मूवमेंट को कैप्चर। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। मेरे हिसाब से आपको इतनी डिटेल में कोई नहीं बताने वाला, और जब भी मैं कह रहा हूँ आप सिर्फ इस वीडियो को भी देख लेते हैं ना अच्छे से, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 146, हाउ मेनी मेथड ऑफ जजिंग डिस्टेंस आर देयर। दूरी मापने की कुल कितनी विधियां हैं? मैंने अभी आपको बताया, आप बताएं पहले कमेंट बॉक्स में। तो दूरी का अनुमान लगाने की कुल 6 तरीके हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 147, ग्राउंड सिग्निफिकेंटली अबव द जनरल लेवल दैट फैसिलिटेट डोमिनेंस बाय द ऑब्जर्वेशन एंड फायर इज कॉल्ड। क्षेत्र के सामान्य स्तर से काफी ऊपर की जमीन को अवलोकन और फायर या दोनों द्वारा उसके आसपास के क्षेत्र पर प्रभुत्व की सुविधा प्रदान करती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे बोलते हैं हम हाई ग्राउंड, ऊंची जमीन। और जो पहले से ऊंचाई पे बैठा होता है उसको एक्स्ट्रा एडवांटेज होती है लड़ाई में। क्वेश्चन नंबर 148, व्हाट डज एस मीन इन नोट्स एंड लेसेस निमोनिक्स। गांठों और चाबुकों में एस का क्या आकार होता है? एस का मतलब होता है यहाँ पे, एस का क्या मतलब होता है? एस का मतलब होता है सिक्योर, यानी कि सुरक्षित। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए कॉलम इफेक्ट इन फेयर वेदर। निम्नलिखित में से किसका उचित मौसम में स्तंभीय प्रभाव होता है, यानी कि ऐसे कॉलम की तरह ऊपर बढ़ता है जब मौसम साफ होता है? तो वो होता है धुआं, ऑप्शन सी सही जवाब है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 150, व्हाट इज द बेसिक टैक्टिक ऑफ इन्फेंट्री। इन्फेंट्री हम पैदल सेना को बोलते हैं। पैदल सेना की मूल रणनीति क्या होती है? पैदल सेना की मूल रणनीति होती है फायर एंड मूव, फायर करो और आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 151, एनिमी मूविंग इन डेड ग्राउंड कैन बी एंगेज्ड यूजिंग। पहली बात तो आपको यह पता हो कि डेड ग्राउंड क्या होता है। अब डेड ग्राउंड ऐसा ग्राउंड होता है जो कि हमारी आंखों से ओझल होता है। मान लो यहाँ पे कोई खाई है और यहाँ पे हम हैं और लड़ाई कर रहे हैं, इधर कोई दुश्मन है, तो ये ग्राउंड अगर कोई खाई है हमको बराबर सा लग रहा है तो ये हमको दिखाई नहीं देगा यहाँ से।
ऐसे ग्राउंड को डेड ग्राउंड बोला जाता है। अब मान लो दुश्मन यहाँ नहीं बल्कि इसमें है, तो हम तो को तो दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा, अब उससे लड़ाई करनी है तो हम कैसे करेंगे, तो उसमें हम अप्रत्यक्ष फायरिंग कर देते हैं, इनडायरेक्ट फायरिंग वेपन्स। हम रैंडमली गोलियां चला देते हैं, उनकी गोलियां लगेंगी तो अपने आप वो एंगेज होंगे। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 152, द पर्पज ऑफ कंसीलमेंट इज, कंसीलमेंट का मतलब होता है छुपना, डिस्गाइज होना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 153, इन ब्राइट सन और मून लाइट एन ऑब्जर्वर विल रिवील हिज पोजीशन बाय, चमकदार सूर्य या फिर चंद्रमा की रोशनी में एक पर्यवेक्षक अपनी स्थिति कैसे प्रकट करेगा। तो जब भी सूरज होगा या चांद होगा तो उसकी परछाई बन जाएगी, शैडो बन जाएगी, उसकी वजह से पता लग जाएगा कि यहां पे कोई पर्सन है। क्वेश्चन नंबर 154, व्हाट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर ए कमांडर टू गिव ड्यू टू बैटल नॉइस, बैटल शोर की वजह से कमांडर के लिए क्या देना संभव नहीं है। तो अगर बैटल जहां पे गोलियां चल रही हैं, गोला बारूद चल रहे हैं, वहां पे वो बोल के बताए, ऐसा शायद पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन बी। हु इज एट द एंड इन द स्पीयर एंड फॉर्मेशन, स्पीयर एंड फॉर्मेशन में अंत में कौन होता है। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए भी छोड़ देता हूं, और जो इसका सही जवाब देगा उसको कमेंट को हार्ट दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156, इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ 30 mm ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर। 30 mm ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर जो होता है उसकी रेंज कितनी होती है, तो उसकी रेंज होती है 800 to 700 मीटर्स, और इसका अगर कैलिबर पूछा जाता है तो यहाँ पे 30 mm हो जाएगा। ग्रेनेड लॉन्च करने के लिए यूज होता है, इसे AGL भी बोला जाता है। AGL की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो आपको बतानी है ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर। क्वेश्चन नंबर 157, वेट ऑफ 7.62 mmg ट्राईपोड इज, ट्राईपोड का वेट पूछ रखा है बेटा, 7.62 mmg का ट्राईपोड का वजन कितना होता है। पहली बात तो आपको mmg की फुल फॉर्म पता हो, mmg की फुल फॉर्म होती है मीडियम मशीन गन, मीडियम मशीन गन, ये जो है वो mmg की फुल फॉर्म होती है, और इसका जो कैलिबर होता है वो अगेन 7.62 mm हो जाएगा। और इसका जो ट्राईपोड होता है, ट्राईपोड यानी कि तिपाई जिसके ऊपर mmg को रखा जाता है, उसका वजन पूछा गया, उसका वजन लगभग जो है वो 10.2 किलोग्राम होता है। बैक ब्लास्ट एरिया ऑफ 84 mm रॉकेट लॉन्चर, RL की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, RL की फुल फॉर्म होती है रॉकेट लॉन्चर, इसका कैलिबर होता है 84 mm, और इसका जो बैक ब्लास्ट एरिया होता है वो होता है 15 मीटर, ऑप्शन ए। व्हाट इज द कैलिबर ऑफ इंसास राइफल, इंसास की फुल फॉर्म इंडियन न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम या फिर इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, और इसका कैलिबर कितना होता है ये हमने स्टार्टिंग में ही देखा है वेपन ट्रेनिंग वाले टॉपिक में, 5.56 mm। 7.62 mm किसका होता है, LMG का होता है। क्वेश्चन नंबर 160, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंसास, इंसास की फुल फॉर्म क्या है। इंसास की फुल फॉर्म है इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 160 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 161, व्हाट इज द वेट ऑफ .22 डिलक्स राइफल, .22 डिलक्स राइफल का जो वजन होता है वो कितना होता है। .22 डिलक्स राइफल का वजन होता है 6.2 औंस, यानी कि 6 lbs 2 औंस जो है वो .22 डिलक्स राइफल का वजन होता है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ .22 डिलक्स राइफल इन इंचज, .22 डिलक्स राइफल की लंबाई कितनी होती है इंच के अंदर अगर हम बात करें तो ये 43 इंच इसकी लंबाई होती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है मिलिट्री हिस्ट्री से, फील्ड मार्शल करियप्पा वाज अपॉइंटेड कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी इन, फील्ड मार्शल करियप्पा को भारतीय सेना का कमांडर इन चीफ कब नियुक्त किया गया। वो किया गया था 1949 में 15 जनवरी, इसीलिए 15 जनवरी को हम आर्मी डे के रूप में मनाते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। फील्ड मार्शल की अगर हम बात करें तो आर्मी में दो ही हैं, फील्ड मार्शल KM करियप्पा और फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। नेवी के अंदर इसके इक्विवेलेंट कोई भी रैंक अभी तक व्यक्ति नहीं ले पाया, लेकिन एयरफोर्स की बात करते हैं तो मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह। तो इस रैंक की अगर हम बात करें तो इस रैंक या इस रैंक के इक्विवेलेंट सिर्फ 3 ही व्यक्ति आज तक भारत में हुए हैं। 2 हैं आर्मी से, फील्ड मार्शल KM करियप्पा और फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ जी, और एयरफोर्स में हैं अर्जन सिंह जी। क्वेश्चन नंबर 164, मेजर शैतान सिंह वाज अवॉर्डेड दी परमवीर चक्र फॉर विच वॉर, मेजर शैतान सिंह को किस युद्ध के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो भारत चीन युद्ध के लिए मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र के लिए सम्मानित किया गया। परमवीर चक्र जो है उसे PVC के नाम से भी जाना जाता है। अब तक कुल 21 परमवीर चक्र मिल चुके हैं। पहला परमवीर चक्र जो मिला था वो मेजर सोमनाथ शर्मा जी को मिला था, मेजर सोमनाथ शर्मा जी को।
अब आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि जो कैप्टन विक्रम बत्रा जी हैं उन्हें परमवीर चक्र किस युद्ध के दौरान मिला था। क्वेश्चन नंबर 165, परमवीर चक्र मेडल इज ए सर्कुलर डिस्क मेड ऑफ। परमवीर चक्र जो पदक है वो एक गोलाकार डिस्क है जो किसकी बनी है, तो वो बनी है कांसे की, ब्रोंज, ऑप्शन बी। मानेकशॉ इनिशियली थॉट ऑफ परसुइंग हिज करियर एज। जनरल जो मानेकशॉ हैं या सैम मानेकशॉ, सैम बहादुर के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, उन्होंने शुरू में अपने करियर को किसके रूप में आगे बढ़ाने के बारे में सोचा था, तो उन्होंने सोचा था स्टार्टिंग में डॉक्टर बनने के बारे में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। इन्हें सैम बहादुर के नाम से भी जाना जाता है। और 1971 का जो युद्ध हुआ था जिसमें हमने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया, उसमें आर्मी के चीफ जनरल सैम मानेकशॉ थे। लेकिन अगर 1971 के युद्ध में अगर पीएम पूछा जाता है तो वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी। और इसी के बाद में हमने क्या हुआ था कि इनके 90,000 से ज़्यादा सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। पाकिस्तान के 90,000 लगभग 93,000 सैनिक थे, ठीक है, और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और फिर हमने इन्हें छोड़ा था, इन सैनिकों को जो युद्धबंदी बनाए थे इन्हें किस समझौते के तहत, 1972 के शिमला समझौते के तहत। तो ये क्वेश्चन भी आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 167, पाकिस्तान लॉन्च्ड एन अटैक ऑन छमजोरियन सेक्टर ऑफ इंडिया ऑन 1 सितंबर 1965 अंडर। पाकिस्तान ने 1 सितंबर 1965 को भारत के छमजोरियन सेक्टर पर आक्रमण करते हुए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था, तो उसका नाम उन्होंने रखा ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, ऑप्शन सी। ऑन 16 दिसंबर 1971 मोर देन 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर सरेंडर्ड एट। 16 दिसंबर 1971 को 90,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। कहाँ पे किया था, ढाका में किया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और इसीलिए 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @ProudNCC पर सर्च करके। और आपकी कोई क्वेरी है आप मुझे वहाँ पे डायरेक्ट DM कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 169, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह वाज अपॉइंटेड हाई कमिश्नर टू द केनिया इन। वायुसेना के मार्शल अर्जन सिंह को केनिया में उच्चायुक्त नियुक्त कब किया गया था। 1974 में, पिछले साल आया हुआ है तो आ सकता है, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 170, नेम द जनरल हु बिकेम आर्मी चीफ आफ्टर जनरल मानेकशॉ। उस जनरल का नाम बताइए जो कि जनरल मानेकशॉ के बाद थल सेना अध्यक्ष बने, तो वो थे कर्नल जी बैबूर जी। ये हमारे एनसीसी से भी रिलेटेड है क्योंकि ये एनसीसी के प्रथम निदेशक थे, कर्नल जी बैबूर जी। क्वेश्चन नंबर 171, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू गन पाउडर इन इंडिया, यूज गन पाउडर इन इंडिया। भारत में बारूद का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो भारत में बारूद का प्रयोग करने वाला जो पहला व्यक्ति था वो था बाबर, ऑप्शन ए, बाबर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को हम हिंदी में बोलते हैं संचार। संचार से रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट आर दी 2 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। संचार के 2 प्रकार कौन कौन से हैं, तो एक होता है लाइन कम्युनिकेशन और एक दूसरा होता है रेडियो कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन लाइन कम्युनिकेशन। लाइन संचार में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो लाइन संचार में केबल का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी। व्हाट इज द कम्युनिकेशन रेंज ऑफ वॉकी टॉकी विदाउट रिपीटर। पुनरावर्तन यानी कि रिपीटर के बिना वॉकी टॉकी की जो संचार सीमा होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 4 से 5 किलोमीटर। आई होप ये वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों के लिए मेहनत करके। आप जब आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा तो मैं इतना ज़रूर चाहता हूँ कि आप दोबारा से आएँ चैनल पे और कमेंट में ज़रूर बताएं कि किस तरीके से इस चैनल ने आपकी A ग्रेड लेने में हेल्प की, आपके एग्ज़ाम को अच्छा करने में हेल्प की। और जो एनसीसी का मोटो है हमारा यूनिटी एंड डिसिप्लिन, उसको चरितार्थ करते हुए आपको इस वीडियो को अपने एनसीसी के फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ताकि वे भी एग्ज़ाम के अंदर अच्छा स्कोर कर पाएँ और सभी अपने जो सपने हैं उनको साकार कर सके। जय हिंद एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।